डॉन किंग्स ने आंखें झपकाईं। वन वन। क्या मैं सच में इतनी देर तक बेहोश थी? लिन वॉन वन ने नाटकीय अंदाज में एक उंगली उठाई। पूरा एक दिन और एक पूरी रात। और सुनो, तुम्हारा समर्पित बॉयफ्रेंड पूरे समय तुम्हारे पास से हिला तक नहीं। लिन वॉन वन खिलखिलाई और उसका हाथ पकड़कर उसे छेड़ने लगी। डॉन किंग्स ने जल्दी से नजरें फेर लीं और बात बदलने की कोशिश की। बॉयफ्रेंड? मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रही हो। लिन वॉन वन झुककर मुस्कुराई। अरे वाह, सीधा इनकार। मुझसे मत छुपाओ। तुम्हारे चेहरे से साफ दिख रहा है कि तुम पूरी तरह फिदा हो। डॉन किंग्स का चेहरा टमाटर से भी ज्यादा लाल हो गया और वह पूरी तरह जड़ हो गई। लेकिन लिन वॉन वन अभी रुकने वाली नहीं थी। तुम्हें सच में अंदाजा नहीं है बाहर क्या हुआ? वॉन वन उत्साह से बोली। उसने अकेले पूरा एमरैंक डंजियन साफ कर दिया उस मॉन्स्टर आउटब्रेक के दौरान, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। सच कहूं तो लू शेंग को लड़ते देखकर मुझे लगा कि मुझे भी ऐसा ही कोई लेजेंडरी प्रोटेक्टर ढूंढना पड़ेगा। डॉन किंग्स कुछ देर चुप रही, लिन वॉन वन के चेहरे को गहराई से देखती रही। फिर धीरे से उसने सिर हिलाया, जैसे लू शेंग के किए सब कुछ को दिल से महसूस कर रही हो। 24 घंटे बाद सल्फर मोनोसल्फाइड रैंक दंगन का डर उतनी ही जल्दी खत्म हो गया जितनी जल्दी आया था। सिर्फ 2 दिनों में पूरा मॉन्स्टर झुंड वापस रिफ्ट में लौट गया, जो मिलिट्री की उम्मीद से कहीं जल्दी था। ईस्टर्न मिलिट्री रीजन ने राहत की सांस ली। इस ऑपरेशन के कमांडर वायु फेई का नाम हर स्क्रीन पर दिख रहा था। उसे मानवता की जीत का अग्रदूत बताया जा रहा था। सराहना यहीं नहीं रुकी। इंटरनेशनल मिलिट्री पब्लिकेशन तक वायु फेई की रणनीति की तारीफ कर रहे थे। ईस्टर्न मिलिट्री रीजन डेली ने तो उनके बेहतरीन प्रदर्शन पर पूरा पेज समर्पित कर दिया। अपने कमरे में आराम करते हुए लू शेंग न्यूज फीड स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसे अपनी ही एक फोटो दिखी जिसमें वह डॉन किंग्स को उठाकर ले जा रहा था। हेडलाइन थी, एक हीरो का गुस्सा अपनी प्रेमिका के लिए। लू शेंग ने एमरैंक डंजियन में घुसकर ईस्टर्न मिलिट्री रीजन का सबसे चमकता सितारा बनने का कारनामा किया। दंगन को अकेले साफ करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इसे सिर्फ किसी रोमांटिक कारण से करना मिलिट्री अनुशासन के हिसाब से सही उदाहरण नहीं था। इसलिए आधिकारिक लेखों में उसकी भूमिका को थोड़ा नीचे दिखाया गया था। समझ गया, लू शेंग स्क्रीन देखते हुए बुदबुदाया। मुझे लगा कमांडर वायु फेई ने पूरा क्रेडिट ले लिया, लेकिन चुपचाप मुझे 10 मिलियन मेरिट पॉइंट्स भी दे दिए गए हैं। 7वीं डिफेंस लाइन से गायब डार्क गोल्ड भी वापस मिल गया, और मुझे मार्शल सेंट के साइन वाला डायमंड ड्रैगन मेडल भी मिला है। ठीक है, शिकायत करने जैसा ज्यादा कुछ नहीं है, उसने कॉफी का घूंट लेते हुए सोचा। किंग्स तक पहुंचने की जल्दी में मैंने अपनी बहुत सी छुपी ताकत दिखा दी। शायद ऊपर वालों की नजर में आ गया हूं। उस मॉन्स्टर की भीड़ ने मेरी अंदर की ची लगभग खत्म कर दी थी। रिफ्ट से बाहर आते वक्त मैं जिंदगी में पहली बार इतना थका हुआ था। यह याद आते ही उसे फिर वही थकान महसूस हुई। उसने कॉफी का एक और घूंट लिया। उसने थोड़ी सहलाते हुए सोचा, सुना है कि सिर्फ मार्शल सेंट्स ही अकेले डंगन से लड़ते हुए निकल सकते हैं। क्या इसका मतलब है कि मेरी ताकत अभी रैंक 9 मार्शल सेंट के बराबर है? लेकिन अगले ही पल उसने सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं है। असली मार्शल सेंट्स आसमान और धरती की ऊर्जा को सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका एक वार 10 बन जाता है, 10 100 बन जाते हैं। मेरी ज्ञान ची चाहे जितनी भी हो, फिर भी रैंक 9 की अनंत ऊर्जा के सामने सीमित है। लेकिन मेरी ग्रोथ की सीमा अभी बहुत दूर है, उसने खुद को याद दिलाया।
मैं अभी तक आधिकारिक तौर पर ग्रैंड मास्टर भी नहीं बना हूं। मेरा रास्ता वैसे भी सामान्य मार्शल आर्टिस्ट से अलग है। उसने मेज पर रखे भारी डार्क गोल्ड को छुआ। समय बिल्कुल सही है। इतने मेरिट पॉइंट्स और इस डार्क गोल्ड के साथ मैं बड़ा ब्रेकथ्रू कर सकता हूं। उसी समय दरवाजे पर हल्की कदमों की आवाज आई। नौकरानी ली डाई अंदर आई और झुककर बोली, मास्टर, किचन ने आपके कहे अनुसार मेनू तैयार कर दिया है और आपके मेहमान के लिए सारी व्यवस्था हो गई है। लू शेंग ने सिर हिलाया। ली डाई, मुझे तुमसे एक निजी बात पूछनी थी। कहिए मास्टर, उसने कहा। लू शेंग ने थोड़ा संकोच से पूछा, तुम्हारे हिसाब से किसी खास इंसान से मिलने के लिए कौन सा कपड़ा सबसे अच्छा इंप्रेशन देगा? ली डाई समझ गई कि वह डॉम किंग्स से मिलने जा रहा है और हल्के से मुस्कुराई। ड्रेसिंग रूम के दाहिने तरफ रखे 5 सूट सभी अच्छे हैं। मिस डॉम की पसंद के हिसाब से वही सबसे बेहतर होंगे। लू शेंग हैरान हुआ। तुम डॉम किंग्स को जानती हो? ली डाई हंस पड़ी। ईस्टर्न मिलिट्री रीजन में शायद ही कोई होगा जो अब मिस डोंग को नहीं जानता। आखिर कौन उस युवक की कहानी नहीं जानता जिसने अपनी प्रेमिका के लिए डंगन में छलांग लगा दी? ली डाई के चेहरे पर हल्की ईर्ष्या झलक आई। मिस डोंग किंग्स अब ईस्टर्न मिलिट्री रीजन की हर महिला अधिकारी के लिए ईर्ष्या का कारण बन चुकी हैं। लू शेंग मुस्कुराया। सच में? फिर उसने विषय बदलते हुए पूछा, वैसे मैंने देखा है कि तुम्हारे माता पिता का एक पुराना दोस्त तुमसे अक्सर मिलने आता है। क्या उसे किसी मदद की जरूरत है? ली डाई का चेहरा एक पल को बदला, फिर सामान्य हो गया। वह मुझसे शादी करना चाहता है। लू शेंग उसके सीधे जवाब से चौंक गया। लेकिन अगले ही पल उसकी सहज बुद्धि ने कहा, वह झूठ बोल रही है। जूते बांधते हुए उसने पूछा, तो वह आदमी आखिर कितने साल का है? ली डाई ने कंधे उचका दिए। ज्यादा नहीं। अभी हाल ही में 70 पार किए हैं। यह सुनकर लू शेंग पूरी तरह चौंक गया। 19 साल की उम्र में उसे 50 साल का अंतर बहुत अजीब लगा। फिर उसने सोचा, मार्शल आर्टिस्ट सैकड़ों साल जीते हैं तो 50 साल का फर्क शायद कुछ भी नहीं। उसने आह भरी। तो तुम्हारा क्या फैसला है? ली डाई ने कहा, मैंने कई बार मना कर दिया है। मुझे शादी नहीं करनी। मैं शादी नहीं करना चाहती, ली डाई ने दृढ़ता से कहा। मैं बस आपकी सेवा में रहना चाहती हूँ। लू शेंग ने कोट लिया और ठंडी आवाज में कहा, उसकी जरूरत नहीं है। अगर कभी तुम्हें कोई ऐसा मिले जिसे तुम सच में चाहो तो अपने रास्ते पर चलने से मत हिचकना, उसने शांत स्वर में कहा। उसने कोट पहना और आईने में खुद को ठीक किया। ईस्टर्न मिलिट्री रीजन में मेरा रहना हमेशा के लिए नहीं हो सकता, उसने कहा। तुम अभी जवान हो, तुम्हारा भविष्य लंबा है। मैं जा रहा हूं। तुम आज के लिए मुक्त हो। ली डाई ने सिर झुकाया। समझ गई मास्टर, वह चली गई। लू शेंग उसे जाते हुए देखता रहा। कुछ देर बाद वह तैयार होकर ब्लू पिजियन रेस्टोरेंट पहुंचा, जहां उनकी मुलाकात तय थी। उसने इमारत को देखते हुए मुस्कुराकर बुदबुदाया, पिछली बार यहां डेट तय की थी और मैं उसे छोड़कर चला गया था। लेकिन इस बार नहीं। इस बार मुझे सही इंप्रेशन देना है। उसने कांच में खुद को आखिरी बार देखा। तभी उसे हाई हील्स की आवाज सुनाई दी। बिना मुड़े ही वह समझ गया, वह आ गई है। लू शेंग, उसकी नरम आवाज हवा में गूंजी। लू शेंग मुस्कुराते हुए मुड़ा। उसने जो देखा वह अलग ही डॉम किंग्स थी। यूनिफॉर्म की जगह उसने एक खूबसूरत ड्रेस और हाई हील्स पहनी थीं। लू शेंग उसे देखता रह गया।
उसके मन में बस एक ही ख्याल आया, यह सुंदरता शब्दों से परे है। डोंग किंग्स हल्के से हंसी। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। लू शेंग आखिर बोला, मैं हैरान नहीं हूं, बस तुम्हें देखकर दंग रह गया हूं। डोंग किंग्स हंस पड़ी। बस करोगे या और भी देखोगे? चलो अंदर चलकर खाना खाते हैं। जरूर, लू शेंग ने तुरंत कहा और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। डोंग किंग्स ने मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। दोनों साथ साथ रेस्टोरेंट की ओर बढ़ने लगे। लेकिन कुछ ही कदम बाद डोंग किंग्स अचानक रुक गई। लू शेंग ने हल्का सा उसका हाथ खींचा, लेकिन वह वहीं खड़ी रही। जब उसने मुड़कर देखा तो पाया कि उसका चेहरा गहरे लाल रंग का हो गया था, जैसे वह अपने ही विचारों में उलझ गई हो। अपने दिमाग की शांत दुनिया में डोंग किंग्स उतनी शांत नहीं थी जितनी बाहर से दिख रही थी। मुझे खुद को संभाल कर रखना होगा, वह मन ही मन खुद से कह रही थी, जबकि उसका दिल घबराहट, झिझक और अपनी ही भावनाओं की गहराई से तेजी से धड़क रहा था। बाहर से देखने वाले को उसका यह अंदरूनी संघर्ष उसे और भी प्यारी और इंसानी बना रहा था। कुछ मिनट बाद दृश्य रेस्टोरेंट के अंदर का हो गया। डोंग किंग्स फिर से अपने सामान्य शांत और थोड़े ठंडे पेशेवर अंदाज में लौट आई थी और लू शेंग के ठीक सामने बैठी थी। लू शेंग ने महसूस किया कि उसे खुद को संभालने के लिए थोड़ा समय चाहिए, इसलिए उसने उसे छेड़ा नहीं और उसकी पहले की झिझक का जिक्र भी नहीं किया, ताकि वह आराम से बैठकर खाना खा सके। जल्द ही उनके बीच की मेज स्वादिष्ट खाने से भर गई। रसदार लाल ग्रिल्ड झींगे, खुशबूदार भुना हुआ मांस, सुनहरी रोस्टेड मछली और ताज़ी कुरकुरी सब्जियों की रंग बिरंगी प्लेटें। पूरा टेबल जैसे खाने का त्योहार बन गया था। इन सब की खुशबू इतनी लुभावनी थी कि लू शेंग, जो अपने जबरदस्त भूख के लिए मशहूर था, तुरंत खाने पर टूट पड़ने के लिए तैयार हो गया। आमतौर पर ऐसा खाना देखते ही लू शेंग बिना सोचे समझे खाने लगता था। उसका हाथ लगभग आगे बढ़ ही गया था कि वह पास की डिश उठा ले, लेकिन ठीक उसी वक्त वह रुक गया। अचानक उसे याद आया, वह ट्रेनिंग कैंप की मेस में नहीं, बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर है। झटके से उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और अपनी गलती छिपाने के लिए हल्की खांसी करने लगा। शांत रहो लू शेंग, तुम्हें एक सभ्य जेंटलमैन की तरह व्यवहार करना है, उसने खुद को मन ही मन समझाया। फिर उसने बहुत गंभीर चेहरा बनाकर धीरे धीरे चाकू और फोर्क उठाए, जैसे वह बहुत शालीन और सभ्य हो, जबकि सच में वह बेहद भूखा था। लू शेंग ने अपना पूरा ध्यान डोंग किंग्स पर लगा दिया। उसकी नजरें नरम और ध्यान से भरी हुई थीं। तभी डोंग किंग्स ने मांस का छोटा सा टुकड़ा उठाकर खाने की कोशिश की, लेकिन अचानक बोली, बहुत गर्म है। लू शेंग तुरंत आगे झुका। तुम ठीक हो? कहीं जल तो नहीं गई? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसने अभी तक उसके लिए कोई निजी प्यार भरा नाम भी तय नहीं किया था। जब उसने देखा कि उसे कुछ नहीं हुआ, तो लू शेंग ने माहौल को थोड़ा आगे बढ़ाने का फैसला किया। खाना खत्म होने के बाद, क्या तुम फिल्म देखने चलना चाहोगी? उसने पूछा। डोंग किंग्स का चेहरा तुरंत खिल उठा। उसके होठों पर एक सच्ची और खुश मुस्कान आ गई। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। डिनर धीरे धीरे गर्मजोशी और बढ़ती हुई रोमांस भरी भावना के साथ चलता रहा। उनके बीच का माहौल खुशी से भरा हुआ था। सच कहें तो उस समय पूरे ईस्टर्न मिलिट्री रीजन में शायद वही सबसे चर्चित और आकर्षक जोड़ी थे, लेकिन दोनों ही अपनी दुनिया में इतने खोए हुए थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ध्यान नहीं था। उधर कई मील दूर एक शांत विला के अंदर कुछ नौकरानियां एक कोने में इकट्ठा होकर धीरे धीरे फुसफुसाते हुए बातें कर रही थीं। क्या यह सच है?
क्या कमांडर लू और वह औरत सच में रिलेशन में हैं? एक ने धीरे से कहा। दूसरी ने अविश्वास में सिर हिलाया। यकीन करना मुश्किल है। वह इतनी ठंडी स्वभाव की है, सोच भी नहीं सकते कि वह डेट कर सकती है। जब दोनों अपनी गॉसिप में डूबी हुई थीं, तभी उनके पीछे फर्श पर एक साया धीरे धीरे सरकता हुआ आया। कोई शख्स चुपचाप उनके पीछे आकर खड़ा हो गया, जबकि दोनों नौकरानियां अपनी ही बातचीत में इतनी खोई हुई थीं कि उन्हें पता भी नहीं चला कि अब उनकी बातें कोई और भी सुन रहा है। अचानक एक तेज आवाज गूंजी। दोनों नौकरानियां डर के मारे उछल पड़ी। उन्होंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, ली डाई उनके पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे पर ठंडी और गुस्से भरी कठोरता थी। एक नौकरानी की गर्दन से ठंडा पसीना बहने लगा। अगर मैंने फिर से तुम दोनों को कमांडर की निजी जिंदगी के बारे में फुसफुसाते सुना, तो तुम्हारी अगली पोस्टिंग सीधे मिलिट्री जेल होगी, ली डाई ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा। फिर उसने जोर से कहा, दफा हो जाओ। डर के मारे दोनों नौकरानियां तुरंत भाग गईं। उनके जाते ही ली डाई का व्यवहार बदल गया। उसने अचानक सिर घुमाकर दूर क्षितिज की ओर देखा, जैसे उसकी तेज इंद्रियों ने कुछ असामान्य महसूस किया हो। बिना समय गवाए वह विला की पिछली दीवार की ओर बढ़ गई, जहां से हल्का धुआं उठ रहा था। वहां खड़ा आदमी वही था, उसके माता पिता का तथाकथित पुराना साथी। ली डाई ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, इसका क्या मतलब है? तुम यहाँ क्यों आए हो? काले कपड़ों में खड़ा आदमी तिरस्कार से मुस्कुराया। उसने सिगरेट का टुकड़ा जमीन पर फेंकते हुए कहा, आखिर तुम कब कदम उठाओगी? उसने जूते से सिगरेट का टुकड़ा कुचल दिया और धीमी आवाज में बोला, हमारा मालिक तुम्हारी देरी से खुश नहीं है। ली डाई का चेहरा गंभीर हो गया। यह ईस्टर्न मिलिट्री रीजन का दिल है, उसने जवाब दिया। लू शेंग यहाँ का सबसे बड़ा जीनियस जनरल है। तुम मुझसे उम्मीद कैसे करते हो कि मैं यहाँ हमला करूं? ली डाई के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। अगर मैंने अभी यहाँ कुछ किया, तो क्या मैं ईस्टर्न मिलिट्री रीजन से जिंदा निकल पाऊंगी? काले कपड़ों वाला आदमी चिढ़ गया। तो तुम्हारी योजना क्या है? उसने गुस्से में कहा। उस लड़के की ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी वह 20 साल का भी नहीं हुआ। कुछ साल बाद तो लेवल 9 म्यूटेंट बीस्ट जीन पॉइजन भी उसे नहीं मार पाएगा। ली डाई ने उसे शांत करने की कोशिश की। चिंता मत करो। कुछ ही दिनों में ईस्टर्न मिलिट्री रीजन का मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। उसे निश्चित रूप से सेंट्रल रीजन में होने वाली इंटर रीजन एक्सरसाइज के लिए चुना जाएगा। मैं सेंट्रल रीजन जाते समय रास्ते में ही योजना को अंजाम दूंगी। यात्रा के दौरान गायब होना आसान होगा। यह कहते समय ली डाई की आंखें ठंडी और भावहीन हो गईं। काले कपड़ों वाला आदमी संतुष्ट होकर मुस्कुराया। अच्छा है, कम से कम तुम्हारे पास योजना तो है। फिर उसने कहा, काम पूरा होने के बाद अगर तुम मार्शल सेंट बनने के रास्ते पर रहना चाहो, तो हमारा मालिक तुम्हें सुप्रीम मार्शल हॉल में प्रवेश दिला देगा। वहां तुम्हारी स्थिति मार्शल सेंट के सीधे शिष्य से कम नहीं होगी। काले कपड़ों वाले आदमी ने जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाई। उसने नई सिगरेट जलाई और लंबा कश लिया। धुआं छोड़ते हुए बोला, और अगर तुम रिटायर होना चाहो, तो तुम्हें इतनी दौलत मिलेगी कि 10 जन्मों में भी खर्च नहीं कर पाओगी। फिर उसने संकरी मुस्कान के साथ उसे देखा। और मेरा पुराना प्रस्ताव भी अब भी है। ली डाई ने हाथ हिलाकर धुआं हटाया और घृणा से बोली, बस अब मुझसे मिलने मत आना। अगर लू शेंग को इन मुलाकातों का जरा सा भी पता चल गया, तो सब खत्म हो जाएगा। अब यहां से चले जाओ, उसने कहा और बिना पीछे देखे वापस चल दी। वह आदमी उसे जाते हुए घूरता रहा और जमीन पर थूकते हुए बड़बड़ाया,
एहसान फरामोश लड़की, जो हाथ खिलाता है उसी को काटना चाहती हो? तुम्हें लगता है तुम्हें शांति से मरने दिया जाएगा? उसने विला की ओर आखिरी बार नफरत से देखा और उसका शरीर धीरे धीरे काले धुएं में बदलकर रात की हवा में गायब हो गया। उधर चांद की हल्की रोशनी में मिलिट्री कंपाउंड की संकरी सड़क शांत पड़ी थी। चारों ओर सन्नाटा था और रास्ते पर कोई गार्ड या राहगीर नहीं था। उस रास्ते पर एक पुरुष और एक महिला साथ साथ चल रहे थे। पुरुष ने साधारण सफेद शर्ट पहनी थी जो उसके लंबे और मजबूत शरीर को उभार रही थी। उसके साथ चल रही महिला हल्की बैंगनी ड्रेस में जैसे किसी दूसरी दुनिया की खूबसूरत झलक लग रही थी। दोनों चुपचाप साथ चल रहे थे, जैसे इस शांत पल को महसूस करना चाहते हों। लड़की के चेहरे पर हल्की लाली आ गई। उसके दिल में बहुत सी बातें थीं जो वह कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक जा रहे थे। वह बस कभी कभी चुपके से लू शेंग की ओर देख लेती। उसकी आंखों में गहरी भावनाएं चमक रही थीं। आखिर जब वे उस जगह पहुंचे जहां से उसके घर का रास्ता शुरू होता था, डॉन किंग्स रुक गई। मैं पहुंच गई, उसने धीरे से कहा। लू शेंग ने हल्की उदासी के साथ सिर हिलाया। ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं तब तक यहीं रहूंगा जब तक तुम सुरक्षित अंदर नहीं चली जाती। डॉन किंग्स कुछ देर सिर झुकाए खड़ी रही। फिर अचानक उसने ऊपर देखा। लू शेंग, ईस्टर्न मिलिट्री रीजन मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। लू शेंग ने शांत नजर से कहा, मैं समझता हूं तुम किस बात को लेकर चिंतित हो किंग्स। मैं वादा करता हूं कि मैं डॉन शेंगी को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लू शेंग ने दृढ़ आवाज में कहा। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने कहा है कि मैं उसका मार्शल रास्ता खत्म कर दूंगा और मैं अपना वादा निभाऊंगा। लू शेंग की मुट्ठी कस गई और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। वैसे भी डॉन शेंगी में लेवल 9 तक पहुंचने की क्षमता नहीं है। मैं बस उसकी गलतफहमी जल्दी खत्म कर रहा हूं। डॉन किंग्स कुछ पल चुप रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लू शेंग इतना निश्चित कैसे हो सकता है। लेकिन उसकी आंखों में अटल इरादा देखकर उसने लंबी सांस ली और सिर हिला दिया। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो वही करो जो तुम्हें सही लगता है। अचानक वह एक कदम आगे बढ़ी और उसके शर्ट को पकड़ लिया। उसने अपना सिर उसके सीने से लगा दिया और धीमी आवाज में बोली, जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यह कहकर वह जल्दी से मुड़ी और दूर चली गई। लू शेंग वहीं खड़ा रहा, उसकी आंखों में उसकी बातों की गूंज रह गई थी। फिर अचानक उसे एहसास हुआ, यह सब कुछ कितना अविश्वसनीय है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह अपनी ही प्रशिक्षक के साथ ऐसी रोमांटिक स्थिति में आ जाएगा। अचानक उसका चेहरा बदल गया। वह सिर खुजलाने लगा। रुको, क्या मैंने एक बड़ा मौका खो दिया? उसे याद आया कि वह उसे गले लगाकर चूम सकता था, लेकिन उसने मौका गवा दिया। उसने मुट्ठी भींच ली। अगली बार मुझे ज्यादा निर्णायक होना पड़ेगा। उधर डॉन किंग्स घर पहुंचकर हाई हील्स उतारकर नंगे पैर कमरे में चली गई। वह बिस्तर पर गिर गई और राहत की सांस ली, लेकिन उसका चेहरा अब भी शर्म से लाल था। करीब 30 मिनट बाद उसका मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसे लगा कि आज की शाम अधूरी रह गई। जिज्ञासा में उसने फोन उठाया और सर्च किया, सेकंड डेट। इंटरनेट पर ढेरों सलाह सामने आ गई। दूसरी डेट पर लड़की को क्या करना चाहिए और क्या दूसरी डेट पर किस करना ठीक है। इतनी सारी जानकारी देखकर डॉन किंग्स सच में हैरान रह गई। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में लू शेंग फिर से अपने रहस्यमयी ड्रीम स्पेस में प्रवेश कर चुका था। रात गहरी हो चुकी थी।
लू शेंग मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस रूम में ध्यान की मुद्रा में बैठा था। वह हेवन एंड अर्थ ब्रिजेस बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने बिखरे विचारों को दबाया, क्योंकि ज्यादा सोचने से साधना में गलती हो सकती थी। तभी उसके मन में अचानक एक नया विचार चमका। उसके दिमाग में अचानक अनगिनत दृश्य चमक उठे, पेड़, पहाड़, जानवर, समुद्र और तारे। जैसे पूरा ब्रह्मांड उसकी चेतना में घूम रहा हो। उस अराजकता के बीच एक धुंधला ग्रे कंपास उसके दिमाग में घूमने लगा और उसके आसपास जैसे सितारों से भरा आकाश बन गया। जब उसका ध्यान वापस वास्तविक दुनिया में लौटा तो उसे अचानक एहसास हुआ वह अनजाने में वॉइड स्टेट के तीसरे स्तर तक पहुंच चुका था। मैं सच में वॉइड स्टेट के तीसरे स्तर तक पहुंच गया हूं। लू शेंग सोचने लगा कि शायद यह उसके सेलेस्टियल ब्रिज के खुलने और उसके अनोखे मार्शल रास्ते के मेल से हुआ विकास था। इस हालत में उसका दिमाग पहले से 10 गुना तेज काम कर रहा था। उसकी सोच इतनी तेजी से चल रही थी कि हर सेकंड नई नई समझ और आइडिया फूट रहे थे। अब जब वह अपनी मार्शल आर्ट्स को इस नए नजरिए से देख रहा था तो उसे तुरंत हर छोटी कमी, हर छिपी रुकावट और हर अनदेखी गलती साफ दिखने लगी। लू शेंग की आंखों में तेज चमक आ गई जब उसे इसका असली मतलब समझ आया। अब उसे ड्रीम स्पेस की यादों पर निर्भर रहने की जरूरत भी नहीं थी। उसकी नई सोचने की गति इतनी तेज थी कि वह किसी भी मार्शल तकनीक को पल भर में पूरी तरह समझ सकता था। यहाँ तक कि उसकी परफेक्ट मार्शल आर्ट्स और उसका निजी डोमेन भी अब और ज्यादा शक्तिशाली स्तर तक सुधारे जा सकते थे। अगर मेरी पिछली जिंदगी में जब मैं परफेक्ट मार्शल सेंट था तब मेरे पास यह समझ होती तो मैं साधारण थकान से कभी हारता ही नहीं, उसने सोचा। उसे लगा कि वॉइड स्टेट के तीसरे स्तर के साथ शायद वह अपनी कला के तीसरे रूप की झलक भी देख सकता था और तत्वों पर उसका नियंत्रण कई गुना ज्यादा विनाशकारी हो सकता था। फिर उसे एहसास हुआ कि उसका हेवनली ब्रिज पहले से ही पूरी तरह खुल चुका है और बेहद ताकत से काम कर रहा है। इस मानसिक गति और लगातार आती ऊर्जा के साथ मैं सिर्फ 2 हफ्तों में एक अनडाइंग सेल बना सकता हूं, यानी 1 साल में 24 सेल। इस रफ्तार से 5 साल से भी कम समय में उसके पास 100 अनडाइंग सेल्स हो सकते हैं। तब वह सिर्फ उंगली हिलाकर ही एक मार्शल सेंट को खत्म करने की ताकत पा सकता था। लू शेंग की मुट्ठी कस गई और उसकी आंखों में वह ठंडी चमक आ गई जैसे किसी ने देवत्व तक जाने वाला रास्ता देख लिया हो। दूसरी तरफ एसप लेवल दंगे को दबाने के बाद पूरी दुनिया में अजीब सी शांति छा गई थी। ईस्टर्न मिलिट्री रीजन के 12 युद्ध क्षेत्रों के नीचे मौजूद धरती की दरारें कुछ समय के लिए शांत हो गई थीं, जैसे पूरी धरती थोड़ी देर के लिए सो गई हो। जब फ्रंटलाइन के जनरल धीरे धीरे दरारों की गहराई से वापस लौट रहे थे, उसी समय पीछे एक बड़ी घटना की तैयारी चल रही थी। ईस्टर्न मिलिट्री रीजन का भव्य मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट। लू शेंग के घर में उसकी सहायक ली डाई सफाई कर रही थी और उसी टूर्नामेंट के बारे में सोच रही थी। इस बार टूर्नामेंट को लेकर ज्यादा सस्पेंस नहीं था, क्योंकि एक ही नाम सब पर भारी पड़ रहा था, ब्लेजिंग सन ऑफ द ईस्टर्न रीजन। उसकी चमक इतनी जबरदस्त थी कि 7 वंडर्स ऑफ द ईस्ट भी उसके सामने फीके लग रहे थे। पूरे मिलिट्री जगत की नजर एक तय लड़ाई पर थी। लू शेंग ने कसम खाई थी कि वह डोंग शेंगी का मार्शल रास्ता तोड़ देगा। डोंग शेंगी खुद भी एक जीनियस था, जैसे पहाड़ों के ऊपर चमकता ठंडा चांद, लेकिन अब उसका सामना सूरज से होने वाला था। यह सूरज और चांद की टक्कर अब सबकी चर्चा का केंद्र बन चुकी थी। माहौल गर्म होता जा रहा था। तभी लू शेंग आखिरकार अपनी एकांत साधना से बाहर निकला और सीढ़ियों से नीचे उतरा। ली डाई ने तुरंत अपना काम रोक दिया और सम्मान से झुककर बताया कि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट आ गया है जो उसे टूर्नामेंट के लिए ले जाएगा। लू शेंग ने हल्के से सिर हिलाया,
लेकिन उसने देखा कि लड़की के हाव भाव में एक पल के लिए झिझक झलक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई जिसे लू शेंग की तेज इंद्रियां तुरंत पकड़ गईं। जब उसकी नजर पूरी तरह उस पर पड़ी, ली डाई को लगा जैसे उसकी आत्मा तौली जा रही हो। उसके दिमाग में अचानक डर और पछतावे की लहर दौड़ गई। उसका राज जैसे उसके ऊपर पहाड़ बनकर गिर गया। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया और उसके पैर कमजोर पड़ गए। ली डाई कांपते हुए जमीन पर घुटनों के बल गिर गई। लू शेंग ने हल्के आश्चर्य का अभिनय करते हुए पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया। ली डाई ने सिर झुकाए रखा और कांपती आवाज में बोली कि उसके सामने खड़े होने की उसकी शान और आभा इतनी ज्यादा है कि वह सहन नहीं कर पा रही। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सिर्फ एक नजर से वह इतनी कमजोर क्यों महसूस कर रही है। वहीं लू शेंग शांत भाव से उसे देखता रहा। मेरी यूनिफॉर्म पहनने में मदद करो, लू शेंग ने शांत स्वर में कहा। ली डाई जल्दी से उठी और उसके लिए औपचारिक मिलिट्री कपड़े लेने दौड़ गई। वह जाते हुए कांप रही थी और लू शेंग उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में एक विचार आया, उसका अपराध बोध साफ बता रहा है कि वह झूठ बोलने में बिल्कुल अनाड़ी है। वॉइड स्टेट के तीसरे स्तर और सेलेस्टियल ब्रिज के खुलने के बाद मेरी सोचने की गति सामान्य इंसान से सैकड़ों गुना तेज हो गई है। अब लोगों को समझना उसके लिए उतना आसान था जितना उंगलियों के निशान पढ़ना। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया को माइक्रोस्कोप से देख रहा हो। हर छोटी हरकत, हर भाव उसके अपराध बोध की कहानी बता रहे थे। लू शेंग को लगा जैसे उसकी किस्मत उसके हाथ में है। उसे पता था कि अपराध बोध उसी का होता है जो गलत काम और उससे भी बुरे फैसले के बीच फंसा हो। उसने जल्दी से उसके अतीत के बारे में सोचा और याद किया कि उसके माता पिता के पुराने दोस्त उससे अक्सर मिलते थे। उसने मन ही मन तय किया कि बटलर वैन से इस पर चुपचाप जांच करवाई जाएगी। लेकिन उसने इस बात को ज्यादा दिमाग में नहीं रखा। उसने जेब में हाथ डालकर आत्मविश्वास से खड़ा हो गया। हल्की मुस्कान के साथ उसने सोचा, जिस साजिश का राज खुल जाए वह साजिश पहले ही हार चुकी होती है। बाहर निकलते ही उसने देखा कि बटलर वैन एक काली कार के पास खड़ा है और दरवाजा खोलकर इंतजार कर रहा है। कार चल पड़ी और बटलर वैन टूर्नामेंट के नियम समझाने लगा, जबकि लू शेंग बस हल्के से सिर हिलाता रहा। लू शेंग खिड़की से बाहर गुजरते नजारों को देख रहा था। उसके दिमाग में परिवार का ख्याल आया, क्या वे सच में अपनी नई जिंदगी के आदी हो गए होंगे। उसने सोचा कि सेंट्रल मिलिट्री रीजन में होने वाले ऑल आर्मी परफॉर्मेंस के बाद शायद वह घर जाकर मिल सकता है। कांच में अपना प्रतिबिंब देखकर उसने सोचा, क्या डॉन किंग्स को भी साथ चलने का निमंत्रण देना चाहिए। लेकिन सोच पूरी होती उससे पहले ही कार विशाल मार्शल आर्ट्स एरिना के सामने रुक गई। बटलर वैन ने मुस्कुराकर कहा कि वे पहुंच गए हैं। यह वही एरिना था जहां ईस्टर्न मिलिट्री रीजन की कई ऐतिहासिक जीतें हुई थीं। अब वहां हजारों लोगों की भीड़ से जगह भर चुकी थी। जैसे ही लू शेंग कार से उतरा, पूरी भीड़ की नजरें उस पर टिक गईं। अचानक माहौल और भी शोर से भर गया जब किसी ने उसका नाम और उसका खिताब चिल्लाया, ईस्टर्न रीजन जनरल्स लिस्ट का नंबर 1। लोग हैरान थे कि इतनी बड़ी प्रतिष्ठा वाला योद्धा इतना जवान कैसे हो सकता है। कैमरे तुरंत उस पर जूम करने लगे और उसकी तस्वीर हर स्क्रीन पर दिखाई देने लगी। एक कमरे में कुछ छात्र लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। उनमें से एक चश्मा पहने लड़का अपने दोस्त का कंधा पकड़कर बोला, लियो काइमिंग, देख, क्या यह तुम्हारा पुराना स्कूलमेट नहीं है? तुम सच में ऐसे लेजेंड के दोस्त थे। लेकिन लियो काइमिंग ने तुरंत नजरें फेर लीं।
उसे अपनी हीनता महसूस हुई और उसने कहा कि यह सब गलतफहमी है। उसका दोस्त हैरान था। उसने कहा कि उसने दोनों की पुरानी तस्वीरें देखी हैं। लियो काइमिंग शर्म और गर्व के बीच फंसा हुआ था, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि तस्वीरें एडिट की हुई हैं। दोस्त के चले जाने के बाद लियो काइमिंग ने फोन निकाला और एक छिपी हुई फोटो देखी जिसमें दो किशोर हंसते हुए एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे खड़े थे। उसने आह भरी और सोचा, कीचड़ में पड़ा पत्थर आसमान के तारे से रिश्ता कैसे जोड़ सकता है। उधर ईस्टर्न मिलिट्री रीजन के हाई लेवल ऑब्जर्वेशन डेक पर कमांडर इन चीफ वायु फेई यह सब देख रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत समय बाद सेना को ऐसा प्रेरणादायक चेहरा मिला है। जंग के अनुभवी कमांडर एक्साए डिंगजून ने भी सहमति में सिर हिलाया। उसकी एक आंख में संतोष की चमक थी। वायु फेई ने चाय का घूंट लिया और कहा कि भले ही युद्ध में व्यक्तिगत हीरोइज्म मुख्य चीज नहीं होती, लेकिन लू शेंग सेना के लिए एक आदर्श बन सकता है। फिर उन्होंने कप नीचे रखा और कहा कि अब इस युवा को और बड़ा मंच देना चाहिए। लेकिन एक्साए डिंगजून ने चिंता जताई, अगर लू शेंग इतने बड़े मंच पर असफल हो गया तो ब्लेजिंग सन की छवि टूट सकती है। वायु फेई की नजर अटल थी। मैंने उसकी आग देखी है। अगर वह जीतता है तो वह सेना का सबसे बड़ा आइडल बनेगा, और अगर हारता है तो यह एक तलवार को और मजबूत करने वाली आग होगी। लू शेंग ने हल्के से सिर झुकाकर आदेश स्वीकार कर लिया। पूरे एरिना में बिजली जैसी उत्तेजना थी। विशाल स्क्रीन पर योद्धा एक एक करके प्रवेश कर रहे थे। आयोजकों ने घोषणा की कि सभी प्रतिभागी आराम क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और मैच शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। स्टैंड के एक कोने में लिन वॉन वन और डॉम किंग्स साथ बैठी थीं। लिन वॉन वन मुस्कुराते हुए बोली, तो किंग्स, तुम्हारा रहस्यमयी बॉयफ्रेंड आज दिखेगा या नहीं? डॉम किंग्स ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें बस बड़ी स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। जल्द ही उसकी तेज नजरों ने भीड़ में लू शेंग की आकृति पहचान ली। उसने उत्साह से मुट्ठियां भींच लीं। वह रहा। ट्रांजिशन एरिया में उसी समय लू शेंग भी एरिना में कुछ कदम ही चला था कि उसने एक परिचित मौजूदगी महसूस की। लू शेंग की नजर सीधे डोंग शेंगी पर जा टिकी। आज डोंग शेंगी ने स्लेट ग्रे मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म पहनी थी और उसकी छाती पर सुपर ट्रांसेंडेंस मार्शल आर्ट्स जिम का चिन्ह कढ़ा हुआ था। स्टैंड से लिन वॉन वन भी उसे देख रही थी। वह सीनियर ब्रदर डोंग है, उसने धीरे से कहा। डोंग शेंगी की आभा भारी और पहाड़ जैसी स्थिर थी। उसके आसपास खड़े लोग अनजाने में सिर झुका लेते थे। लेकिन अगर डोंग शेंगी पहाड़ था तो लू शेंग सूरज था। सूरज जब आसमान में चढ़ता है तो पहाड़ों की ऊंचाई मायने नहीं रखती। लू शेंग की नजर में डोंग शेंगी पहले ही पार किया हुआ पड़ाव था। उसने बस नजर हटा ली। उसने उसे कभी असली प्रतिद्वंद्वी माना ही नहीं। जब एरिना तालियों से गूंज उठा तो होस्ट मंच पर आया और बोला, कृपया शांति रखें। अब हम कमांडर इन चीफ और अन्य कमांडरों को आमंत्रित करते हैं कि वे इस अवसर पर कुछ शब्द कहें। सबसे आगे कमांडर इन चीफ शी होंगक्षी आए। उनके पीछे कई शीर्ष सैन्य नेता थे। लू शेंग उन्हें देखते हुए मन ही मन सोच रहा था, क्या इनकी असली ताकत 50 के स्तर से ऊपर है? लू शेंग सोचने लगा, मैं तो अब लगभग मार्शल गॉड की स्थिति में हूं। मेरी असली लड़ाई की ताकत आखिर कितनी है? अगर कभी इनसे मुकाबला हुआ तो शायद मैं रैंक 9 मार्शल सेंट की असली शक्ति का अंदाज लगा पाऊं। तभी शी होंगक्षी की आवाज पूरे एरिना में गूंज उठी। इस साल टूर्नामेंट के नियम तय हो चुके हैं, उन्होंने कहा। इस बार मुकाबला पूरी तरह फ्री फॉर ऑल होगा। संकेत मिलते ही सभी प्रतिभागी एक साथ एरिना में उतरेंगे।
आप किसी को भी निशाना बना सकते हैं, अस्थायी गठबंधन भी बना सकते हैं, लेकिन याद रखें, कोई हथियार नहीं। जो गिर गया वह बाहर। लड़ाई तब तक चलेगी जब तक मैदान में सिर्फ एक ही व्यक्ति खड़ा न रह जाए। लू शेंग पलक झपककर रह गया। उसे यह तरीका काफी सीधा और आदिम लगा। वह बटलर वैन की ओर झुका। क्या हर साल ऐसा ही होता है? अगर कुछ लोग मिलकर सबसे ताकतवर को निशाना बना ले तो? उसने पूछा। बटलर वैन ने थककर कहा, क्या तुमने रास्ते में मेरी एक भी बात नहीं सुनी? लू शेंग ने कंधे उचकाए। मैंने कुछ भी नहीं सुना, लू शेंग ने साफ कहा। बटलर वैन ने आह भरी। यह सब चीटिंग नहीं है। टीम बनाना नियमों में शामिल है। इस दुनिया में जो भीड़ से हार जाए वह असली ताकतवर नहीं होता। कुछ पल सोचने के बाद लू शेंग ने धीरे से सिर हिलाया। अब समझ में आ गया। जब कोई इंसान सबसे ऊपर खड़ा होता है तो उसे हमेशा अपनी जगह बचाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। अगर तुम्हारी ताकत इतनी डरावनी नहीं है कि कोई तुम्हें चुनौती देने से ही डर जाए, तो कोई न कोई जरूर आएगा जो तुम्हारी जगह छीनने की कोशिश करेगा। ठीक ही है। यह पहला स्थान सिर्फ सम्मान नहीं है, बल्कि लगातार चलने वाली कठोर ट्रेनिंग भी है। शी होंगक्षी ने हाथ उठाया और उसकी आवाज थोड़ी और भारी हो गई। लेकिन एक बात साफ कर दूं, इस बार के टूर्नामेंट के नियम हमारी परंपरा से थोड़े अलग होंगे। यह कहते हुए उसकी तेज नजर सीधे लू शेंग पर टिक गई। लू शेंग को ऐसा लगा जैसे उसके सिर के ऊपर अचानक एक बड़ा सा सवालिया निशान बन गया हो। लू शेंग मन ही मन सोचने लगा, अब और क्या नया जोड़ेंगे? तभी शी होंगक्षी की अगली बात बिजली की तरह गूंजी। मैं घोषणा करता हूं कि इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी जनरल एक साथ मिलकर लड़ेंगे और उनका सिर्फ एक लक्ष्य होगा, लू शेंग को घेरकर हमला करना, तब तक जब तक वह गिर न जाए या तुम सब हार न जाओ। सभी मार्शल आर्टिस्ट स्तब्ध रह गए। यह आदेश इतना अजीब था कि कुछ पल के लिए सबके दिमाग खाली हो गए। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। क्या? यह कैसे हो सकता है? यह तो पागलपन है। लेकिन यह कमांडर इन चीफ का आदेश था, यानी कानून जैसा। शी होंगक्षी की ठंडी आवाज फिर गूंजी, लड़ाई तभी खत्म होगी जब लू शेंग गिर जाएगा। स्टैंड में बैठे दर्शकों की पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। एक आदमी के खिलाफ सामूहिक घेराबंदी। यह परीक्षा से ज्यादा सार्वजनिक फांसी जैसा लग रहा था। क्या सेना सच में लू शेंग को हजारों एलिट योद्धाओं के सामने अकेले खड़ा होने को कह रही थी? लेकिन लू शेंग बस शी होंगक्षी की ओर देखता रहा और फिर अपने आसपास के मार्शल आर्टिस्टों के चेहरे स्कैन करने लगा। धीरे धीरे उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने मुट्ठियां कस लीं। अब तो मजा आने वाला है, उसने धीरे से कहा। तुम चाहते हो कि सब एक साथ मुझ पर टूट पड़े? सच कहूं तो मुझे यही तरीका पसंद है। पास खड़ा एक मार्शल आर्टिस्ट उसे घूरते हुए बोला, इस बार तुम गए काम से। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। कमांडर इन चीफ के नियम घोषित करते ही भीड़ में हंगामा मच गया। सभी जनरल मिलकर लू शेंग को हराए, यह विचार ही अविश्वसनीय था। बटलर वैन झुककर कांपती आवाज में बोला, ईस्टर्न मिलिट्री रीजन ही नहीं, पूरे ड्रैगन कंट्री के इतिहास में ऐसा आदेश कभी नहीं दिया गया। बटलर वैन के हाथ कांप रहे थे। 400 से ज्यादा मास्टर लेवल जनरल एक आदमी के खिलाफ। यह तो किसी बुरे सपने जैसा है। चाहे तुम कितने भी प्रतिभाशाली हो, एक आदमी 400 मास्टर्स का सामना कैसे कर सकता है? यह तो गणित के हिसाब से भी डरावना है। यह पागलपन है। बटलर वैन फुसफुसाया। यहां मौजूद हर स्टार लेवल जनरल 5-6 हजार सैनिकों के बराबर ताकत रखता है।
ईस्टर्न मिलिट्री रीजन के 12 युद्ध क्षेत्रों में ऐसे दर्जनों, कभी कभी सैकड़ों मास्टर होते हैं और तुम्हें उन सब से लड़ना होगा। स्टैंड में बैठे लोग बहस करने लगे। क्या लू शेंग इतना खतरनाक है कि सेना को इतना बड़ा कदम उठाना पड़े? लोग एक दूसरे को देखने लगे। एरिना के 90% से ज्यादा दर्शक खड़े हो चुके थे और जोर जोर से चर्चा कर रहे थे कि यह नियम सही है या नहीं। डोंग किंग्स का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ पसीने से भीग गए थे। उसने मुट्ठियां भींच लीं और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, क्या हमारी पहली असली मुलाकात का यही अंत होगा? उसी समय पूरे क्षेत्र के सैन्य शिविरों में लाइव प्रसारण देख रहे सैनिक भी खड़े हो गए थे और माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। एक कैंप के कोने में लिउ काइमिंग दांत पीसते हुए बोला, यह टूर्नामेंट नहीं है। यह बिल्कुल भी न्याय नहीं है। उधर एरिना के अंदर आराम क्षेत्र में डोंग शेंगी भी हैरान था। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि इस अजीब व्यवस्था का मतलब क्या है। यह कैसा पागलपन है? डोंग शेंगी ने सोचा। ऊपर कमांड प्लेटफॉर्म पर खड़े शी होंगक्षी नीचे हो रहे शोर से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। उनका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था और वह जनरलों की कतारों को देख रहे थे। यह सीधा सैन्य आदेश है। शी होंगक्षी की आवाज तलवार की तरह गूंजी। अगर किसी में इस नियम के तहत लड़ने की हिम्मत नहीं है तो वह अभी मैदान छोड़ सकता है। धीरे धीरे शोर कम हो गया। किसी में भी कमांडर इन चीफ के आदेश पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं थी। फिर उन्होंने नीचे देखकर पूछा, लेफ्टिनेंट जनरल लू शेंग, क्या तुम्हें इन शर्तों से कोई आपत्ति है? शी होंगक्षी ध्यान से उसे देख रहे थे। यह मेरा तरीका है लू शेंग से एक असंभव प्रदर्शन निकलवाने का, उन्होंने मन ही मन सोचा। अगर वह आज सफल हुआ तो उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें इतनी क्षमता नहीं है, उन्होंने सोचा, तो वह बस एक सामान्य जनरल रहेगा। उस समय हजारों आंखें लू शेंग पर टिकी थीं। सबकी हैरानी के बीच लू शेंग हल्का हंस पड़ा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उसने अहंकारी अंदाज में कहा। सच कहूं तो यह मीटिंग मुझे बहुत उबाऊ लग रही थी। अब कुछ मजेदार होने वाला है। शी होंगक्षी की आंखों में तेज चमक आई और उनके होठों पर संतुष्ट मुस्कान आ गई। अच्छा, शी होंगक्षी बोले, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। चाहे एरिना में बैठे लोग हों या टीवी पर देख रहे दर्शक, सब हैरान थे कि लू शेंग ने इतनी खतरनाक चुनौती इतनी आसानी से स्वीकार कर ली। 400 से ज्यादा मास्टर मार्शल आर्टिस्टों के सामने खड़े होकर भी वह शांत था। उसने कहा था, मुझे यही चाहिए। शी होंगक्षी ने हाथ उठाकर आदेश दिया, शुरू करो। सभी स्टार लेवल जनरल एरिना में उतरें। इस बार अपने हथियारों के साथ और पूरी ताकत से लड़ो। सैन्य आदेश के सामने किसी के पास मना करने का विकल्प नहीं था। 400 से ज्यादा मास्टर जनरल एरिना में उतरने लगे। उनके चेहरों पर उलझन, गुस्सा और दृढ़ता सब साथ दिखाई दे रहे थे। वे सभी अपने हथियार लेकर आए, तलवारें, भाले और भारी हलबड़। उसी समय लू शेंग भी मैदान के बीच की ओर बढ़ने लगा। तभी किसी ने जोर से चिल्लाया, रुको, उसके हाथ देखो। लू शेंग खाली हाथ आया है। जनरलों में हलचल मच गई। लू शेंग बिना किसी हथियार के मंच पर खड़ा था। क्या वह सच में भूल गया था या यह घमंड था? शी होंगक्षी ने भी यह देखा और पूछा, कौन जाकर जनरल लू शेंग के लिए हथियार लाएगा? बटलर वैंग तुरंत बोला, मैं लाता हूं। लेकिन लू शेंग ने हाथ उठाकर रोक दिया। फिर उसने शांत आवाज में कहा, जरूरत नहीं। अगर आज मैं सच में हथियार इस्तेमाल करूं तो यहां बहुत कम लोग जिंदा बचेंगे। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। मैं नंगे हाथों से ही काफी हूं। सच में।
अगर मैं तलवार निकालूं तो यहाँ मौत की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। उसकी बात सुनकर पूरा एरिना शांत हो गया। उसकी बात, अगर मैं हथियार इस्तेमाल करूं तो बहुत कम लोग बचेंगे, सबके दिमाग में गूंजने लगी। उसकी आवाज में घमंड नहीं था, बल्कि सच्चाई थी। कुछ देर बाद जनरलों का गर्व जाग उठा। वे धीरे धीरे गुस्से में भरने लगे। बहुत घमंडी है, वे बड़बड़ाए। ऊपर शी होंगक्षी भी एक पल के लिए चौंक गए, फिर हंस पड़े। यह लड़का सच में कमाल है। शी होंगक्षी हंसते हुए बोले, इसकी बातों में अजीब आत्मविश्वास है। फिर वह आगे झुक गए। अब मुझे सच में उत्सुकता हो रही है कि आगे क्या होगा। उसी समय 400 स्टार जनरल लू शेंग को घेरते हुए आगे बढ़ने लगे। हर एक मार्शल दाओ ग्रांड मास्टर या उससे ऊपर था। उनकी संयुक्त आभा इतनी भारी थी कि हवा तक भारी लगने लगी। उनकी ऊर्जा काली लहरों की तरह घूमकर लू शेंग को जकड़ने लगी। यह असंभव परीक्षा थी। सब देख रहे थे कि क्या वह दबाव में टूट जाएगा। लेकिन लू शेंग ने अचानक सिर घुमाया और जोर से पुकारा, डोंग शेंगी। डोंग शेंगी अब खड़ा हो चुका था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके भीतर लड़ाई की आग भड़क उठी थी। उसने जवाब दिया, बोल। लू शेंग ने उंगली उठाकर उसकी ओर इशारा किया। ध्यान से देखना, उसने कहा। आज मैं खुद तुम्हारा मार्शल रास्ता खत्म करूंगा। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। उसकी आभा अचानक सूर्य जैसी चमकने लगी। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, धम। 400 जनरलों की बनाई हुई दबाव की दीवार तुरंत टूट गई। लू शेंग आगे बढ़ता रहा, हाथ जेब में डाले हुए। डोंग शेंगी, ध्यान से देखना, उसने कहा। मैं ऐसे तुम्हारा रास्ता खत्म करता हूं। उसके कदम के साथ ही हवा चिल्लाने लगी और जनरलों की आभा टूटकर बिखर गई। कई स्टार जनरल कांपने लगे। सिर्फ एक कदम और दुनिया जैसे हिल गई। कई जनरल घुटनों के बल गिर गए। तभी उन्हें समझ आया, लू शेंग ने अभी तक अपनी क्यूआई भी इस्तेमाल नहीं की थी। यह सब सिर्फ उसकी शुद्ध शारीरिक ताकत थी। फिर उसने हाथ उठाया और हवा से 5 रंगों की ऊर्जा का गोला बन गया। वह ऊर्जा लू शेंग के शरीर में समाने लगी। फिर उसके शरीर से प्राचीन ची की लहरें निकलने लगीं। एरिना का तापमान अचानक गिर गया और सभी के दिलों में डर बैठ गया। यह कैसी ताकत है, किसी ने चिल्लाया। तभी लू शेंग ने मुक्का चलाया। उसका कवच टूटकर बिखर गया और उसका मांसल शरीर सामने आ गया। उसका पंच ऐसा था जैसे ब्लैक होल सब कुछ खींच रहा हो। उसका हाथ ड्रैगन की तरह आगे बढ़ा। उसके मुक्के के आसपास की जगह तक मुड़ने लगी। जैसे उसके हाथ में पहाड़, महासागर और तारे की शक्ति एक साथ हो। उसका हमला सीधे डोंग शेंगी की ओर बढ़ा। डोंग शेंगी को लगा जैसे वह देवता के रथ को रोकने की कोशिश कर रहा हो। उसने पूरी ताकत लगाकर बचाव किया। डोंग शेंगी की आंखों से रोशनी फूटी। उसने हजारों संभावनाएं सोचीं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। किसी ने चिल्लाया, यह सिर्फ शारीरिक ताकत है। उस मुक्के की ताकत फूट पड़ी। आवाज तक नहीं हुई, लेकिन हवा में सफेद बादल जैसे फट गए। असल में वह पंच कई बार ध्वनि की गति तोड़ चुका था। जनरलों ने मिलकर अपनी ची से एक रक्षा दीवार बनाई। यह दीवार स्टील से भी 100 गुना मजबूत थी। लेकिन लू शेंग के हमले के सामने वह कागज की तरह फट गई। पहली पंक्ति के जनरल खिलौनों की तरह उछलकर दूर जा गिरे। पीछे वाले डरकर हटने लगे। लेकिन वह अदृश्य लहर आगे बढ़ती रही। डोंग शेंगी की रक्षा भी टूट गई। ऊपर बैठे वरिष्ठ जनरल समझ गए, यह इंसान नहीं, राक्षस है। शी होंगक्षी धीरे से बोले, असंभव।
एक साधारण मुक्का मार्शल आर्ट्स के नियम कैसे तोड़ सकता है? लू शेंग ने चारों ओर देखा और हल्का मुस्कुराया। हाल ही में उसने ईस्टर्न मिलिट्री रीजन में 8वें स्तर का एलियन मैरो फ्लूइड लेकर साधना की थी। उसने 6 इमॉर्टल सेल्स बना लिए थे और अपनी शक्ति 50 गुना बढ़ा ली थी। डिवाइन पावर, धर्मा फॉर्म और वॉइड स्टेट के साथ मिलकर उसकी ताकत विनाशकारी बन चुकी थी। वह चाहे तो लड़ाई अभी खत्म कर सकता था, लेकिन वह डोंग शेंगी का मार्शल आर्ट तोड़ना चाहता था। बाकी मार्शल आर्टिस्ट स्तब्ध खड़े थे। रणनीति की बात ही खत्म हो चुकी थी। तभी लू शेंग हंस पड़ा और बोला, तो बताओ, अब भी लड़ोगे या हार मानोगे? डोंग शेंगी मलबे के बीच खड़ा कांप रहा था, डर और गुस्से से। कुछ सेकंड बाद वह दहाड़ा, ड्रैगन कंट्री का जनरल अपमान से जीने से बेहतर मिट्टी में मरना पसंद करेगा। भाइयों, हिम्मत मत हारो। ची ट्रांसफॉर्मेशन, हेवनली स्पीयर। उसने अपनी ची से हवा में एक चमकदार भाला बना लिया जो उसकी जीवन ऊर्जा से चमक रहा था। वह भाला लेकर लू शेंग की ओर झपटा। लू शेंग, अपनी घमंड की कीमत चुकाओ। बाकी जनरलों की ची भी उसके साथ जुड़ गई और एरिना तूफान जैसा बन गया। लेकिन इस तूफान के बीच भी लू शेंग शांत खड़ा रहा। उसकी नजर सिर्फ डोंग शेंगी पर थी। भाले की नोक उसके सीने के पास पहुंच गई। तभी लू शेंग बोला, डोंग शेंगी, तैयार हो जाओ। अब दूसरा कदम शुरू होने वाला है।